एपिसोड 221 टू 230। मिस्टर बिल्ला, आपने ही तो कहा था कि आपको इस एयरक्राफ्ट करियर में दिलचस्पी है। क्या आप बोली को और ऊपर ले जाना चाहेंगे? पहली मंजिल की सीटों पर दो अरबपति आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अपनी ही गीधक बढ़ा लो। अगर वह अरबपति कोई भारतीय होता तो निश्चित रूप से यही सोचता। सामान्यतः नीलामी का पहला आइटम सिर्फ फाइनल आइटम के बाद दूसरे नंबर पर होता है। उस व्यक्ति में वाकई इतनी क्षमता थी कि वह कुछ ऊंची बोलियां लगा सकता, लेकिन ऐसा करने पर उसके लिए बाकी नीलामी आइटम्स में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता। एक अव्यावहारिक सेवानिवृत्त एयरक्राफ्ट करियर के लिए वाकई में ज़रूरत नहीं थी। वो इतनी बोली लगाकर अंत में उसके पास कितना पैसा बचेगा, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, 1 अरब यूरो। इस कमरे में शायद ही 20 लोग होंगे जो इतना पैसा निकाल सकें। चाहे वो सबसे अमीर हो, लेकिन कितनी बार 1 अरब यूरो निकाल सकता है? छोड़ो, 1 अरब यूरो इसकी कीमत से कहीं ज्यादा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। उसे ही दे दो। भारतीय लोग वाकई बोरिंग होते हैं, ऐसे चीज़ों पर इतना पैसा फूंकना। हाँ, तुम लोग भूल गए क्या? पिछली नीलामी में भी एक भारतीय ने प्लेन, टैंक और डेस्ट्रॉयर खरीद लिया था। अब याद आया, लेकिन फिर उस भारतीय का कुछ पता नहीं चला। लगता है किसी ने उस डेस्ट्रॉयर को देखा भी नहीं। शायद बेतुकी चीज़ें खरीदते खरीदते वो दिवालिया हो गया होगा। हाँ, संभव है। ... लोगों की राय अर्जुन चौहान के इस कदम को लेकर बटी हुई थी। कुछ ने तो बढ़ती कीमत देखकर नीलामी छोड़ ही दी, बाकी बस अर्जुन की बेवकूफ़ी का मजा लेने आए थे। कई तो ये तक सोच रहे थे कि क्या अर्जुन वाकई इस एयरक्राफ्ट करियर को भारत के किसी पोर्ट पर पहुंचा पाएगा। एम्मा ने 3 बार बोली की पुष्टि की और जब किसी ने नई बोली नहीं लगाई तो उसने हथौड़ा गिरा दिया। हम वीआईपी कक्ष नंबर 0 के मेहमान को ज़मीर क्लास एयरक्राफ्ट करियर खरीदने की बधाई देते हैं। कृपया 1 घंटे के भीतर भुगतान पूरा करें, हम ट्रांसफ़र प्रक्रिया के लिए टीम भेज देंगे। उसी पल एक कर्मचारी की आवाज़ एम्मा के ईयरपीस में गूंजी और उसकी आंखों में हैरानी की चमक के बाद एक शानदार मुस्कान फैल गई, क्योंकि 1 अरब यूरो पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके थे। इसका मतलब उसकी कमीशन भी अब पक्की बैंक में जमा थी। ऐसे स्ट्रेटफॉरवर्ड लोग सचमुच कैश डैडी होते हैं। वीआईपी कक्ष नंबर 0 के मेहमान को बधाई, कृपया हमारे ट्रांसफ़र स्टाफ का इंतजार करें, अब हम अगले आइटम की नीलामी शुरू करते हैं। नीचे की भीड़ फिर से गुनगुनाने लगी। एम्मा की घोषणा ने यह साफ कर दिया कि अर्जुन चौहान ने पहले ही भुगतान पूरा कर दिया था। 1 अरब यूरो कुछ सेकंड में ही ट्रांसफ़र। क्या ये पैसा जेब में जल रहा था? और देर रखने से रेडिएशन हो जाता क्या? अगला नीलामी आइटम न केवल एक अनमोल खजाना है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। जैसे ही एम्मा ने इसका परिचय दिया, दूसरा आइटम अपने रहस्यमय पर्दे से बाहर आया। अरे, एक कटलरी सेट! अर्जुन चौहान तुरंत निराश हो गया। एयरक्राफ्ट करियर की शक्तिशाली विजुअल इम्पैक्ट के मुकाबले ये कुछ नहीं था। यह नीले क्रिस्टल जैसे कटलरी का सेट था, जिसमें एक जोड़ी कटोरे, 3 छोटे बर्तन, एक बड़ा कटोरा और रत्नों से जड़े सिल्वर सफ़ेद चम्मच कांटे थे। लो जी, 3 सब्जी और एक सूप, मेरे लिए तो पूरा पैक है। अर्जुन को ये सब देखकर कोई भाव नहीं आया, उल्टे हंसी सी आ गई। ये पूरा कटलरी सेट हीरे से बना है, चाकू और कांटे मिश्र धातु से बनाए गए हैं और सभी में हीरे जड़े हैं, जिनमें 4-5 कैरेट से बड़े दुर्लभ ब्लड डायमंड भी हैं। पूरे सेट में कुल डायमंड्स का कैरेट वजन 3000 से अधिक है। इतना ज़्यादा! इस बार अर्जुन भी थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा था कि ये क्रिस्टल या ग्लास हैं, लेकिन ये तो पूरे के पूरे हीरे निकले। तर्क के हिसाब से कुछ कैरेट के हीरे भी बड़े माने जाते हैं, और यहाँ तो 2 कटोरे ही हीरे के। इनको बनाने के लिए जितने बड़े कच्चे पत्थर लगे होंगे, वो तो शायद स्टार ऑफ साउथ अफ्रीका से भी बड़े हों। और ये ब्लू डायमंड्स थे, जो कि अत्यंत दुर्लभ होते हैं। प्रश्न उठता है, इतने बड़े ब्लू डायमंड्स कभी अस्तित्व में थे भी? किसी ने पहले क्यों नहीं सुना? मुझे यकीन है आप सभी बहुत उत्सुक होंगे। एम्मा ने हाथ हिलाया और एक उठने वाला प्लेटफॉर्म ऊपर आया, जिस पर वह चमचमाता हुआ कटलरी सेट सजा था। यूरोप के इतिहास में 16वीं सदी में एक शक्तिशाली सम्राट हुए थे, चार्ल्स पंचम। जब वह राजा बने, उसी साल मूरलैंड की सबसे बड़ी हीरा खान से 5000 कैरेट का ब्लू डायमंड मिला, जिसे उनके राज्याभिषेक के तोहफे के रूप में भेंट किया गया। 2.5 साल की मेहनत के बाद उसे इस कटलरी सेट में बदला गया। सच में, पहले कभी सुना नहीं। 5000 कैरेट का ब्लू डायमंड कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? इतना बड़ा डायमंड सच में कल्पना से परे था। आपकी शंका जायज़ है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। एम्मा ने कहा जाता है कि यह डायमंड कटलरी राजा के निजी खजाने में रख दी गई थी, और उनके अंतिम दिनों में उनके उत्तराधिकारी इस सेट का रहस्य जानने के लिए उन्हें धीमे जहर से प्रताड़ित करते रहे। वाकई में ऐसी बात थी? हाय, इस चीज़ के पीछे भी कहानी है। ये तो पूरी दबी हुई इतिहास है। ... इस कटलरी सेट का संग्रहणीय मूल्य सबके लिए अत्यंत आकर्षक हो गया। सब जानते थे कि यह ऑर्गेनाइजेशन कभी नकली चीज़ नहीं बेचता, इसलिए यह निश्चित रूप से असली था। अब नीलामी शुरू होती है। 5 मिलियन यूरो, 10 मिलियन, 20 मिलियन... 40 मिलियन। विक्रम लांबा ने जल्दी से बोली लगाई।
तुम्हें सच में इसमें दिलचस्पी है? अर्जुन ने पूछा। ऐसी चीज नहीं छोड़ सकते। विक्रम बोला, अगर अभी नहीं बोले तो मौका चला जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, अर्जुन ने तुरंत कहा। 100 मिलियन यूरो। वाह, फिर से शुरू हो गया। मजाक बन गया है। इसके रहते हम कुछ खरीद ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, इंतजार करो। जब इसका पैसा खत्म हो जाएगा तब हमारी बारी आएगी। उन्हें क्या पता, अंत तक इंतजार करने के बावजूद वे अर्जुन को कंगाल होते कभी नहीं देख पाएंगे। 105 मिलियन यूरो। सबको लगा था कि अब कोई अर्जुन से भिड़ेगा नहीं, लेकिन बगल के वीआईपी कक्ष नंबर 3 से एक वृद्ध आवाज आई। श्रीमान चौहान, आप भारत से हैं। इस वस्तु का ऐतिहासिक मूल्य उसके कलात्मक मूल्य से अधिक है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि यह यूरोप में ही रहे? माफ कीजिए, मुझे बोली वापस लेने की आदत नहीं। अर्जुन हंसा। मैं सिक्के छोड़कर जाने वाला नहीं। मेरी बोली 200 मिलियन यूरो। धत्तेरी की, तुम नीलामी में आए हो या दौलत की नुमाइश करने? विक्रम लांबा ने परेशान होकर जांघ पर हाथ पटका। श्रीमान चौहान, आप इसे वापस ले भी आए तो ये स्टोर रूम में ही रहेगा, फिर इतनी कीमत क्यों चुकानी? किसने कहा ये स्टोर रूम में जाएगा? अर्जुन हंसा। ये तो खाने का सामान है। खरीद रहा हूं ताकि इससे खाना खा सकूं। खाने का सामान मतलब खाने के लिए 200 मिलियन यूरो वाली चीज से खाना? जिंदगी छोटी नहीं होगी क्या? इस भारतीय को दिमागी दिक्कत है क्या? 200 मिलियन यूरो में क्या स्वादिष्ट नहीं खा सकता? सबकी चर्चा सुनते हुए अर्जुन बोल पड़ा। अरे भाई, आप लोग नहीं जानते, हमारे भारत के साहित्य सम्राट प्रेमचंद जी ने कहा था, जो चावल खाते हैं वो श्रेष्ठ जन होते हैं, और खाने की सबसे अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना कभी ज़्यादा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। मैंने तो प्रेमचंद से ऐसा कोई कथन कभी नहीं सुना। लावण्या शर्मा हंसते हुए बोली। अगर प्रेमचंद ने नहीं कहा तो मुंशी नवनीत शुक्ला ने कहा होगा, किसी एक ने तो जरूर कहा। अर्जुन चौहान ने मजाक किया। हे राम, मैं नवनीत शुक्ला सौंफ बाग से लेकर त्रिवेणी पाठशाला तक गालियां खाता चला आया। बुजुर्ग महोदय, क्या आप बोली जारी रखेंगे? अर्जुन ने पूछा। छोड़ दो, तुम्हारे लिए ही रहने देता हूं, बुजुर्ग ने एक आह भरते हुए कहा। वीआईपी कक्ष संख्या 3 में लगभग 90 वर्षीय एक वृद्ध बैठे थे। उनका सिर लगभग गंजा था और उनका शरीर व्हीलचेयर में ऐसे ढला हुआ था जैसे जीवन शक्ति ही नहीं बची हो। उनके पीछे 50 के दशक का एक व्यक्ति खड़ा था। पिताजी, क्या आप थोड़ा और प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे? हम स्पेन के शाही वंश के वंशज हैं, हमारे पूर्वजों की वस्तुएं हमें पुनः प्राप्त करनी ही चाहिए। हा, जब साम्राज्य बर्बाद हुआ और हमें निकाल बाहर किया गया, तब किसी ने नहीं सोचा कि हम शाही परिवार के सदस्य थे, बुजुर्ग ने एक खिन्न हंसी के साथ कहा। मैंने कोशिश तो की, अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा तो निर्वाह किया। मत भूलो, हमारा असली उद्देश्य यहाँ ये कटलरी सेट नहीं है। पिताजी, हमारे पास पर्याप्त धन है। नहीं, तुम उस वस्तु के आकर्षण को कम आंक रहे हो, वृद्ध बोले। इस बार न सिर्फ हम, बल्कि कई अन्य देश अपने प्रतिनिधि भेज चुके हैं, और इंसानों की द्वितीय दुनिया से भी कई लोग यहाँ आए हैं। अगर हमने वो चीज़ ले भी ली तो भी यहाँ से निकलना कठिन होगा। लेकिन पिताजी, उस मध्य आयु व्यक्ति के चेहरे पर संदेह था, क्या ऐसी चीज़ वास्तव में दुनिया में मौजूद है जो सैकड़ों वर्षों की आयु दे सके? ये तो अविश्वसनीय लगता है। सहस्त्र लोगों की विशालता में चमत्कारों की कोई कमी नहीं। जब तक वो दुर्घटना नहीं घटी थी, हमें तो द्वितीय मानव लोक के अस्तित्व तक का पता नहीं था। सही कहा। बिल्कुल, युवक ने सिर हिलाया। उम्मीद करता हूं कि उसमें सचमुच चमत्कारी गुण हो। हा, मैं तो 100 वर्षों की बात नहीं कर रहा, बस इस मृत समान जीवन की स्थिति से मुक्ति मिल जाए। 10 साल भी जी लूं तो काफ़ी होगा। ... 3 राउंड के बाद भी किसी ने नई बोली नहीं लगाए। वीआईपी कक्ष संख्या 0 के मी भोजन प्रेमी को बधाई। इस कलात्मक कटलरी सेट की नीलामी में सफल होने के लिए एम्मा ने हल्के से मजाक करते हुए कहा। साथ ही, इस कटलरी सेट का नाम अभी तक नहीं रखा गया है, और अब आपके पास इसे नाम देने का अधिकार है। तो इसे नाम दो आत्मभोज। अर्जुन चौहान ने बिना सोचे झटपट जवाब दिया। हा, विक्रम लांबा हंसी से लोटपोट हो गया। लगता है जैसे कोई ताबूत पर हथौड़ा मार रहा हो। मैं शर्त लगाता हूं, अगर चार्ल्स पंचम को पता चलता कि तुमने इसे आत्मभोज नाम दिया है, तो वो अपनी कब्र से उठ खड़ा होता। बटलर, अर्जुन ने तुरंत पुकारा, कल लंच में ज्यादा कुछ मत बनवाना, बस 3 सब्जी और 1 सूप, 2 कटोरी चावल। और हाँ, मेरे नए आत्मभोज सेट में परोसना। देखना चाहता हूं कि 2 अरब यूरो वाले कटोरे में खाने का स्वाद बढ़ता है या नहीं। बटलर ने फोन उठाया, एकदम उलझन में था। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, ये साहब क्या कह रहे हैं? ... 500 कैरेट का गुलाबी हीरा इतना आम नहीं। मैं खरीद रहा हूं। डेकुनीन की प्रसिद्ध पेंटिंग एक्सचेंज। अरे, ये तो मैं जानता हूं। 2016 में इसे ग्रिफिन नामक हेज फंड टाइकून ने खरीदा था, तब लगभग 2 अरब भारतीय मुद्रा की कीमत थी। बेहतरीन, खरीद लिया। हे भगवान, एक पूरा टायरानोसोरस रेक्स का कंकाल। इसे तो घर की रक्षा के लिए रखूंगा। खरीदा। फुकांग उल्कापिंड, जिसकी कीमत 4.5 अरब भारतीय मुद्रा है। हे भगवान, ये भी मेरा हुआ।
$3 अरब, 5 अरब, 8 अरब। नीलामी कक्ष में बस दो ही आवाजें गूंज रही थीं, एम्मा का परिचय और अर्जुन चौहान की बोली। नीलामी शुरू होने के बाद से ही अर्जुन एक अलग ही जोश में आ गया था। यह नीलामी वास्तव में विश्व की शीर्ष नीलामी थी, जहां लगभग हर वस्तु अर्जुन की जिज्ञासा या रुचि को छू रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन अपने सिस्टम द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के करीब पहुंच रहा था। सभी 12 वस्तुएं बिना किसी अपवाद के अर्जुन ने ही खरीदीं। अन्य लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अर्जुन हर बार सैकड़ों मिलियन यूरो की बढ़ोतरी कर देता, जिसे आम लोग छू भी नहीं सकते। लगभग हर आइटम अपनी अपेक्षित कीमत से कहीं ज्यादा में बिका और मंच पर खड़ी एम्मा की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। 12 वस्तुओं के लिए अर्जुन ने कुल 6.3 अरब यूरो खर्च किए। इस रफ्तार से वह कुल नीलामी का आधा खरीद कर ही अपना लक्ष्य पूरा कर सकता था। जितना ज्यादा खरीदता उतना ही वह उन्माद में जाता। माँ अध्यक्ष, क्या ये वाकई नीलामी है? ललित थोड़ा लगभग हार मान चुका था। इस आदमी के रहते हम कुछ खरीद भी सकते हैं। मुझे लगता है यह आदमी ताजीर बाजार पर खरीदारी कर रहा है। महेश माथुर बोला, कभी देखा है किसी को सैकड़ों करोड़ यूं ही उड़ाते हुए? मुझसे मत पूछो, मनोज यादव ने उदास होकर कहा, अब तो यह मेरी समझ से परे है। हा, आखिरकार हम ही नहीं पस्त हैं। महेश और ललित ने मनोज का चेहरा देख थोड़ा संतुलन महसूस किया। अब कहाँ पहुंचे? विक्रम लांबा सीट पर सो गया था, आंखें मसलते हुए बोला, कितना खरीद लिया? ज्यादा नहीं, बस 60 अरब के आसपास, दर्जन भर चीजें, खुद देख लो। अर्जुन ने स्मार्ट टैबलेट उसके सामने रख दी। क्या तुम पागल हो? ऐसे पैसे खर्च करते हैं क्या? विक्रम ने सूची देखकर चाकू निकालने की सोच ली। तुमने ये डायनासोर कंकाल क्यों खरीदा? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। ... और ये उल्कापिंड, कहते हैं ये उल्कापिंड बहुत मजबूत है, फिर अखरोट तोड़ने में काम आएगा। मैं... विक्रम के चेहरे की नसें फड़कने लगीं, शायद यह वही सादगी थी जो सिर्फ अमीरों को हासिल होती है। ... इस भारतीय के पास आखिर कितना पैसा है? पता नहीं, पर लगता है वो आज की नीलामी की हर वस्तु खरीद सकता है। सुना है, अर्जुन चौहान हाल ही में क्विंचकू देश गया था और वहां के बैंक से सैकड़ों खरब क्विंचकू मुद्रा नकद में निकाल लाया। इसका मतलब सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हुआ। तो फिर नीलामी क्यों कर रहे हैं? अब समझ आया क्यों वो नीलामी में ऐसे खरीदारी करता है जैसे सब्जी मंडी में घूम रहा हो। जहां कुछ अमीर लोग बस मजे लेने और दुनिया देखने आए थे, वहीं कुछ के चेहरे पीले पड़ चुके थे, क्योंकि वे किसी खास उद्देश्य से आए थे और केवल एक वस्तु में रुचि रखते थे। अगर यही क्रम चलता रहा तो वह वस्तु भी शायद अर्जुन ही खरीद लेता, और शायद कोई देश भी इतनी क्षमता नहीं रखता कि अर्जुन से प्रतिस्पर्धा कर सके। लेकिन एम्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आयोजकों ने उसे सूचित किया कि उसकी पहली कमीशन क्रेडिट हो गई थी, कुल मिलाकर 320 मिलियन यूरो। अब वह चाहती थी कि अर्जुन और भी ज्यादा पगला जाए। अब आ रहा है 13वां नीलामी आइटम, एक ऐसे देश से जिसकी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण है, वह है भारत। उसी क्षण सारे भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे बदल गए। वाकई अफवाहें सच थीं, इस नीलामी में भारत की वस्तुएं भी थीं। सब जानते हैं कि भारत एक अत्यंत प्राचीन इतिहास वाला देश है। 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक होने के नाते भारत के इतिहास में अनेक अमूल्य धरोहरों का जन्म हुआ है, जिनमें से कई कलाकृतियां आज की तकनीकी दुनिया में भी पुनर्निर्मित नहीं की जा सकती। स्पष्ट था कि एम्मा भारतीय संस्कृति से गहरी प्रभावित थीं और उनके शब्दों में भारत के प्रति श्रद्धा झलक रही थी। हालांकि वहां उपस्थित भारतीयों को ये बात व्यंग्य सी लगी। एक प्राचीन सभ्यता की धरोहरें राष्ट्रीय संग्रहालयों में सम्मानपूर्वक सजी होनी चाहिए थीं, परंतु वे विदेशों में बिखर गईं और अब इस नीलामी में बिकने के लिए लाई गई हैं। ये शर्म की बात थी। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने क्या खोज निकाला है। अर्जुन चौहान ने स्वयं को संभालते हुए ठान लिया कि आज की नीलामी में जो भी भारतीय धरोहर प्रस्तुत होगी, वह सब कुछ वापस ले जाएगा, वह भी बिना एक पैसा खर्च किए। आखिर कब से कोई अपने देश की खोई हुई धरोहरों को वापस पाने के लिए पैसा देने लगा? जिन्होंने भारतीय इतिहास पढ़ा है, उन्होंने शायद 6 राज्यों के युद्ध काल की प्रसिद्ध धरोहर हीरालाल की अवशिष्ट मणि के बारे में सुना होगा। हीरालाल की अवशिष्ट मणि। अर्जुन और विक्रम लांबा ने एक दूसरे को देखा। हर भारतीय को ये नाम परिचित लगता। बचपन की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ी मणि को सही सलामत वापस लौटाना की कहानी सभी के हृदय में गहराई से बसी थी। यह मणि एक प्रसिद्ध सुंदर रत्न थी जिसे हीरालाल नामक व्यक्ति ने एक चट्टान में खोजा था और समय के सम्राटों को 2 बार भेंट किया, परंतु मूर्ख कारीगरों ने उस चट्टान में छिपे रत्न को पहचानने में असफलता दिखाई और सम्राटों ने उसे झूठ बोलने के अपराध में उसके दोनों पैर कटवा दिए। बाद में चक्रवर्ती सम्राट वेंकटेश चोल ने उस चट्टान में छिपे मणि को पहचाना और उसे चोल साम्राज्य की राष्ट्रीय धरोहर बना दिया। फिर जब सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष को एकीकृत किया, तब इस मणि को सम्राट की राजमुद्रा में तराशा गया, जिस पर लिखा गया था, स्वर्ग से प्रदत्त, युगों तक अटल। इसके बाद सदियों तक जो भी सम्राट सत्ता के लिए लड़ा, उस राजमुद्रा के लिए भी संघर्ष करता रहा।
ये राजमुद्रा बार बार हाथ बदलती रही और अंततः लुप्त हो गई और यह भारत की सबसे बहुमूल्य लुप्त धरोहरों में से एक बन गई। वर्षों से असंख्य पुरातत्वविदों ने देश विदेश का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। अब एम्मा ने हीरालाल की अवशिष्ट मणि का उल्लेख किया है। क्या ये वही प्राचीन राजमुद्रा है जिसकी सभी को तलाश थी? फिर से एक मंच धीरे धीरे ऊपर उठा। एम्मा ने मखमल के कपड़े को खींचकर हटाया और एक विचित्र बहुरंगी आभा ने सबको चकित कर दिया। 13वां नीलामी आइटम, हीरालाल की अवशिष्ट मणि से तराशी गई सम्राट की राजमुद्रा। वीआईपी कक्ष के चारों लोग एक साथ खड़े हो गए और विस्फारित आंखों से उस चतुर्भुज राजमुद्रा को देखने लगे। सामने से देखने पर वह मणि दूधिया सफेद प्रतीत होती, परंतु बगल से नीलाहरित प्रकाश निकलता। ये चतुर्भुज आकार की थी और ऊपर की ओर एक 5 पंजों वाला शेर बना हुआ था जो सम्राटीय सम्मान का प्रतीक था। एक ओर नीला, दूसरी ओर दूधिया, ठीक वैसे ही जैसा मौर्यकालीन दस्तावेजों में वर्णित है। विक्रम लांबा उस मणि को देखकर चकित था। ये निस्संदेह एक राष्ट्रीय धरोहर थी। ये वस्तु आखिर इनके पास पहुंची कैसे? अर्जुन सोचने लगा। देश ने इसे खोजने में वर्षों लगा दिए और इन्होंने इसे यूं ही ढूंढ निकाला। कमाल है मिस्टर अर्जुन, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी है, ये यश ने कहा। असल में मौर्यकाल के दौरान जब सम्राट अशोक डल झील यात्रा पर थे, एक तूफान के कारण उनकी नाव पलट गई। उस समय ज्योतिषियों की सलाह पर उन्होंने इस राजमुद्रा को झील में समर्पित कर दिया और उनकी जान बच गई। परंतु जब उन्होंने वापस खोज करवाई, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरी मणि, उसी हीरालाल की अवशिष्ट मणि से बनवाई। इस प्रकार 2 राजमुद्राएं अस्तित्व में आ गईं। तो ये कौन सी है? अर्जुन ने पूछा। ये दूसरी वाली है, यश ने कहा। पहली वाली तो अभी भी आपके आवास के संग्रहालय में एक छोटे से संदूक में रखी है। नानी, अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। आपके पूर्वजों ने वर्षों पहले मजदूरों की मदद से इसे डल झील की मिट्टी से बाहर निकलवाया था। हे भगवान, ये तो अति आश्चर्यजनक है। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। सम्राट अशोक को इसका पता क्यों नहीं चला? उन्हें पता था, पर वे कर ही क्या सकते थे? यश ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि जिन संसाधनों से अशोक ने 6 जनपदों को एकीकृत किया, वे यूं ही आ गए थे? उद्धरण चिन्ह ... ये सब मेरे पूर्वजों का किया धरा। हाँ, उन्हीं का था। यश ने कहा, उस समय सम्राट अशोक द्वारा जुटाया गया कर का 70% भाग आपके पूर्वजों का कर्ज चुकाने में गया। सम्राट उन्हें कैसे रोक सकते थे? आपके पूर्वज को सम्राट बनने में कोई रुचि नहीं थी, नहीं तो अशोक को वो स्थान कभी नहीं मिलता। वाह भाई, चौंका ही दिया। अर्जुन बोला, अब वो मणि कहाँ है? वो अंतिम बार तब दिखी जब शेखर वर्मा ने गुप्त साम्राज्य से सत्ता हथिया ली थी। तब एक जनरल ने यूरोपीय व्यापारी के कहने पर उसे चुरा लिया और व्यापारी उसे विदेश ले गया। तब से वो कभी दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है अब जाकर फिर से उसी व्यापारी के वंशजों के पास से ये सामने आई है। ये सब मायने नहीं रखते, अर्जुन बोला। अब इसे भारत वापस लाना ही मुख्य उद्देश्य है। अब शुरू करते हैं इस राजमुद्रा की नीलामी। भारतीय सम्राट की राजमुद्रा, अद्भुत। मैं इसे अपने संग्रह के लिए खरीदूंगा। ये तो पूरी तरह राष्ट्रीय धरोहर है। अगर यह भारत में होती तो कभी नीलामी में नहीं आती। बहुत सुंदर, ये सम्राटीय शक्ति का प्रतीक है। इसे हमें अपने शाही संग्रहालय में लाना ही होगा। खक, अर्जुन ने सबसे पहले खांस कर ध्यान खींचा। क्या वह भारतीय फिर से पैसे खर्च करेगा? संभव है। वो हर फालतू चीज खरीदता है, तो ये कैसे छोड़ देगा? कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता उससे। पर इस बार मामला अलग है। इस धरोहर को लेकर वो चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकाए, छोड़ेगा नहीं। सुना है अर्जुन बहुत ही देशभक्त है। ओह, तो मजेदार होगा। आज ये पक्का बकरा बनेगा। तैयार हो जाओ, कुछ लोग जानबूझकर बोली बढ़ाएंगे। मिस्टर अर्जुन, क्या आप बोली लगाने वाले हैं? इम्मा मुस्कुराकर बोली। मन में एक सुंदर आंकड़ा गूंजने लगा। नहीं, इस बार मेरी कोई योजना नहीं है बोली लगाने की, अर्जुन ने कहा। आप बोली नहीं लगाएंगे? इस राजमुद्रा के लिए नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बोली नहीं लगाऊंगा, पर यह नहीं कहा कि मैं इसे वापस नहीं ले जाऊंगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआती मूल्य 0 यूरो है न? हाँ मिस्टर अर्जुन, कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आपने बोली नहीं लगाई तो अन्य लोग प्रतिस्पर्धा जरूर करेंगे। तो फिर मेरी बोली 0 यूरो, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। देखते हैं आज कौन है जो इसे मुझसे छीन सकता है। अर्जुन, इसका क्या मतलब है? मंच पर एम्मा का चेहरा बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन चौहान अचानक ऐसा कदम उठाएगा। मिस एम्मा, इसका वही मतलब है जो आपने सुना, अर्जुन चौहान ने कहा। अगर किसी ने भी इस सम्राटीय राजमुद्रा के लिए बोली लगाने की हिम्मत की तो अर्जुन चौहान को दोष मत देना अगर मैं कुछ ज्यादा ही कर बैठूं। सब लोग याद रखें, मैं यहाँ एक विध्वंसक युद्धपोत के साथ आया हूँ, और कृपया विश्वास कीजिए कि अगर मैं चाहूँ तो 2, 3, यहाँ तक कि 10 और बुलाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। और अगर आप विमानवाहक पोत या लड़ाकू विमानों को देखना चाहते हैं तो मैं आपकी वह इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ।
अर्जुन चौहान की आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। आज भारत से जुड़ी कोई भी वस्तु कोई भी नहीं ले जाएगा। इस नीलामी संस्थान ने ये सम्राटी और राजमुद्रा कहाँ से प्राप्त की, इसके लिए उन्होंने कितना श्रम और धन खर्च किया, अर्जुन को इससे कोई मतलब नहीं। ये बात चाहे जितनी भी कठोर क्यों न लगे, लेकिन सच्चाई यही है, जब कोई ऐसी वस्तु जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है नीलामी में लाई जाती है, तो यह भारत की सभ्यता का अपमान है। मिस्टर अर्जुन, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही तानाशाही कर रहे हैं? अर्जुन की दंभपूर्ण शैली और स्वर ने वहां उपस्थित कई लोगों के क्रोध को जगा दिया। अर्जुन ने कुछ देर पहले ही दर्जनों वस्तुएं एक साथ खरीद ली थीं, जिससे दूसरों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब वह खुलेआम धमकी देकर लोगों को बोली लगाने से रोक रहा था। ये तो सरासर अन्याय था। बिल्कुल मिस्टर अर्जुन, भले ही आप पैसा खर्च न करना चाहें, पर आप हमें बोली लगाने से रोक नहीं सकते, है ना? या फिर आपका देशभक्ति का दिखावा सिर्फ एक बहाना है अपने स्वार्थ को छुपाने का? मिस्टर अर्जुन, आपने ही कहा था कि यह नीलामी है जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है, तो फिर इस तरह का व्यवहार थोड़ा पाखंडी नहीं है? यहाँ 1000 से अधिक लोग मौजूद हैं, आपके इस कदम से लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। लोग एक के बाद एक बोलने लगे। अर्जुन चाहता था कि कोई भी बोली न लगाए और वह इस अमूल्य सम्राटी और राजमुद्रा को बिना एक पैसा खर्च किए ले जाए। ये कल्पना ही बेमानी थी। तुम सब मेरी बात से असहमत हो? अर्जुन हंसा। मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो? जनमत का दबाव बनाकर मुझे झुकाना चाहते हो? क्षमा करें, जब मैं नैतिक बोझ ही नहीं मानता तो नैतिकता मुझे बांध भी नहीं सकती। चाहे खुद इंद्र देवता आज जाएं, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। मिस्टर अर्जुन, आप नीलामी के नियम तोड़ रहे हैं, किसी ने ऊंची आवाज में कहा। क्या तुम रोथस्चिल्ड परिवार की बात कर रहे हो? अर्जुन हंसा। तो क्यों न उनसे ही पूछ लो कि वे मेरी राह में रुकावट डालने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। जैसे पहले से तैयार हो। तभी मंच पर उद्घोषणा हुई। महानुभावों, मैं भी रोज बोल रहा हूँ रोथस्चिल्ड परिवार की ओर से। मिस्टर अर्जुन, जो कुछ भी कह रहे हैं वह हमारे परिवार की ही सोच को दर्शाता है। इतना कहना ही पर्याप्त था। रोथस्चिल्ड परिवार इस नीलामी में अर्जुन चौहान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई तू तो कमाल है। विक्रम लांबा ने अर्जुन के कंधे पर थपकी मारी। धासु, यही तरीका है? हमारी भारतीय धरोहरों से खेलेंगे, हमारे विरासत से पैसा बनाएंगे? हरगिज नहीं। तो यही मतलब था उसका। महेश यादव और बाकी लोगों को अब जाकर समझ आया कि अर्जुन ने पहले जब कहा था कि मैं पैसा खर्च करने की योजना नहीं बना रहा, तो उसका मतलब था मैं ताकत का प्रयोग करूंगा। मैं अर्जुन चौहान पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं, इस नीलामी की अन्य वस्तुओं के लिए आप में से जिसकी भी जितनी क्षमता हो बोली लगा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अर्जुन ने कहा। लेकिन भारत से संबंधित किसी भी वस्तु को छूने की हिम्मत कोई ना करे। मिस्टर अर्जुन, अगर हम फिर भी बोली लगाएं तो फिर मैं खुद ही बोली से पीछे हट जाऊंगा। अर्जुन बोला। क्या? प्रश्न पूछने वाला चौंक गया। तो आप ये सम्राटी और राजमुद्रा छोड़ देंगे? मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि यह वस्तु पहले से ही भारत की है। अर्जुन ने कहा। सर, अगर आपकी कोई वस्तु चोरी हो जाए और आपको वह वस्तु दोबारा मिल जाए, तो क्या आप उसे वापस खरीदने के लिए पैसा देंगे? उस अमीर आदमी का चेहरा एकदम सून पड़ा। सच ही तो है, अगर अपनी ही चीज चुराई गई हो तो उसे वापस खरीदना मजाक ही तो है। लेकिन अगर किसी ने उस पर बोली लगाए, अर्जुन ने आवाज ऊंची की, तो फिर ठीक है, आप बोली लगा सकते हैं, पर याद रखिए आप इस टापू से कभी नहीं निकल पाएंगे। आपको लेने कौन आएगा? विध्वंसक पोत, लड़ाकू विमान या विमानवाहक पोत, ये कहना मुश्किल है। ये तो धमकी है। क्या नीलामी के कोई नियम नहीं हैं? ये तो आतंकवाद है। ये पागल हो गया है क्या? सचमुच अकेला हम सबसे भिड़ेगा? अर्जुन के शब्दों में जैसे हत्या की मंशा झलक रही थी। अब से इस स्थान को कहा जाएगा अर्जुन चौहान चौक। बाप रे, ये तो ऐसा डायलॉग है कि खुद अटल जी भी रो पड़े। विक्रम लांबा खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, अर्जुन चौहान जिंदाबाद। अर्जुन की ताकतवर धमकी के आगे पूरा हॉल शांत हो गया। सभी सोच में पड़ गए कि क्या वह सच कह रहा है। उन्होंने उस विध्वंसक पोत को देखा था, पूरी तरह से हथियारों से लैस, काले तोपों और मिसाइलों से भरा हुआ, जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे अहम बात यह थी कि यह नीलामी कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से गुप्त था और यहाँ की ज्यादातर वस्तुएं सार्वजनिक निगरानी में नहीं लाई जा सकती थीं। यह आयोजन अगर कभी सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया तो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ भारत की नहीं बल्कि कई अन्य देशों की भी धरोहरें थीं, यहाँ तक कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी थीं जिनका व्यापार करना कानूनी रूप से निषिद्ध था। यहाँ आए सभी अरबपति बिजनेस ट्रिप या किसी बहाने से आए थे। ऐसे में वे अपने अपने देशों से मदद नहीं ले सकते थे, और जब सामने वाला व्यक्ति एक विध्वंसक पोत का मालिक हो तो उसकी ताकत को जुटलाना आसान नहीं। जाने दो, हे भगवान, ये तो बिल्कुल सनकी है। छोड़ो, ये धरोहर तो वैसे भी हमारी नहीं थी। काफी सोच विचार के बाद अधिकांश लोग बोली से हट गए। मैं 5 मिलियन यूरो की बोली लगाता हूँ। भीड़ में अचानक एक आवाज गूंजी, धत्तेरी,
कोई है जो मरने से नहीं डरता। अर्जुन की निगाहें एकदम सख्त हो गईं। इतनी धमकियों के बाद भी किसी ने बोली लगाने की हिम्मत की। उस आवाज में अर्जुन को कुछ मिला, एक चुनौती। जरूर वही लोग हैं, अर्जुन ने बुदबुदाया। वही लोग? कौन लोग? विक्रम लांबा ने पूछा। कुछ नहीं, अर्जुन मुस्कुराया और उसकी नज़र वीआईपी कक्ष संख्या 7 पर गई। आवाज वहीं से आई थी। हाँ मिस्टर अर्जुन, यश की आवाज उसके मन में गूंजी। वह दरमन साम्राज्य का प्रतिनिधि है, साथ में एक स्तर 5 म्यूटेंट जैसा व्यक्ति है। जैसा सोचा था। अर्जुन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। स्तर -5 म्यूटेंट। अब मजा आएगा। कक्ष संख्या 7 में एक लगभग 40 वर्षीय मध्यवयस्क पुरुष बैठा था, जिसके छोटे करीने से कटे बाल थे और उसने काले रंग का सूट पहन रखा था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जिसे शब्दों में पिरोना कठिन था। उसके पीछे एक और पुरुष और एक महिला खड़े थे। पुरुष अत्यंत विद्वान प्रतीत हो रहा था। उसके बाल आधे चेहरे पर झुके थे और गोल फ्रेम वाला चश्मा उसकी नाक पर टिका था। उसके हाथ में मानव शरीर रचना विज्ञान पर एक पुस्तक थी, जो उसे किसी डॉक्टर जैसा आभास दे रही थी। वे सभी दरमन साम्राज्य से थे, एक शक्तिशाली राष्ट्र जिसने यूरोप पर कई बार प्रभुत्व जमाया था और लगभग पूरे विश्व को जीत लिया था। आदित्य, तुम भारत की सम्राटी और राजमुद्रा के लिए बोली क्यों लगाना चाहते हो? इस वस्तु का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं, महिला ने नाराजगी से कहा। मत भूलो, इस बार हमारा असली लक्ष्य तो वह दूसरी वस्तु है। मुझे मालूम है, आदित्य ने उत्तर दिया, मगर मैं उस भारतीय लड़के का घमंड सहन नहीं कर सकता। भले ही अब समय बदल गया हो और वे मजबूत हो रहे हों, पर ऐसा लगता है मानो वे ये भूल गए हैं कि जब हमारा दरमन साम्राज्य विश्व पर राज कर रहा था, तब वे अपनी गुलामी से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। अंजना, कोई बात नहीं, आदित्य को थोड़ा मजा लेने दो, चश्मा पहने विद्वान पुरुष ने कहा, वरना ये यात्रा बहुत उबाऊ हो जाती। हाँ, ये भारतीय लड़का सच में बहुत धनवान है। पता नहीं उसने इंग्लैंड से उस विध्वंसक पोत को कैसे मंगवा लिया और फ्रैंकफर्ट से अनुमति कैसे मिली, लेकिन सिर्फ एक विध्वंसक पोत से नीलामी में मनमानी करना कुछ ज्यादा ही है। हाँ, इस प्रकार के प्रथम विश्व के हथियार सिर्फ आम लोगों को डराने के लिए होते हैं, हमारे जैसे लोगों पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। आदित्य ने कहा, भले ही वे 10 गुना ज्यादा ताकत लाएं, वे हमें यहाँ नहीं रोक सकते। उसके अहंकारी स्वभाव को देखकर लगता है जब तक वह खून नहीं बहाएगा, वह ये वस्तु भारत ले जाने की सोच भी नहीं पाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि यह भारतीय व्यक्ति मूल्य को बढ़ा देगा और फिर चालाकी से तुम्हें मात दे देगा? महिला ने हंसते हुए पूछा। यह असंभव है, मैं भारतीयों को अच्छे से जानता हूँ। वे राष्ट्रीय सम्मान को सबसे ऊपर मानते हैं, और जब बात सम्राटी और राजमुद्रा जैसी चीज की हो तो वे इसे पाने के लिए घर के बर्तन तक बेच देंगे। ... मिस्टर अर्जुन, आम हथियार आम लोगों को डराते हैं, लेकिन लेवल 3 से ऊपर के म्यूटेंट्स पर इनका कोई असर नहीं होता, यश ने अर्जुन चौहान से कहा। उस लेवल 5 म्यूटेंट की रक्षा में विध्वंसक पोत उन्हें नहीं रोक पाएगा। इसलिए तो तुम मेरे साथ हो। अर्जुन चौहान हंस पड़ा। अभी अभी अर्जुन की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि किसी ने तुरंत बोली लगाई, मानो उसके मुंह पर तमाचा मार दिया गया हो। नीचे सामान्य दर्शकों की ओर से हंसी उठने लगी। कुछ लोग कक्ष 7 के लोगों की मूर्खता पर हंस रहे थे कि वे सोचते हैं वे वस्तु ले जाएंगे, जबकि अर्जुन चौहान जैसा व्यक्ति उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। कुछ लोग अर्जुन का मजाक भी उड़ा रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक कि क्या वह सिर्फ बातें बना रहा है या सच में कुछ करेगा। दूसरी ओर कुछ असाधारण लोग केवल तमाशा देख रहे थे। वे सभी लगभग एक ही स्तर के थे, एक दूसरे को पहचानते थे, और दूसरे विश्व के कुछ लोग पहले आपस में लड़ भी चुके थे। वे जानते थे कि दरमन साम्राज्य के लोग निडर हैं, उन्हें अर्जुन की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति बिल्कुल अलग था। मूर्ख, उसे अभी भी चुनौती दे रहा है। क्या सच में सोचता है कि वह सिर्फ जहाज़ों और विमानों पर निर्भर है? एक अन्य वीआईपी कक्ष में एक नाटेकद का आदमी हर्षविहीन हंसी के साथ बोला। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कायाबोंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष शिवम राय था, जिसे अर्जुन ने पिछली रात सबक सिखाया था। पिछली रात यश ने कायाबोंग का निंजा नहीं मारा था, बल्कि सच में उसे भूमध्य सागर की दरारों में घुसा दिया था। अपने जबरदस्त जीवित रहने और उपचार करने की क्षमता के बल पर श्रीनाथ वर्मा किसी तरह दरार से बाहर निकले, शरीर पर घावों से लथपथ और टूटी हुई भुजा के साथ मध्यरात्रि में स्वप्न महल लौटे। श्रीनाथ वर्मा ने स्वप्न महल को बताया कि यह वह व्यक्ति था जिसे देखकर उन्हें पहली बार असहायता का अनुभव हुआ था, यहाँ तक कि कायाबोंग के तथाकथित दिव्य निंजा भी उन्हें इतना असहाय नहीं करते। इस बार जो दूसरे विश्व के लोग नीलामी में आए थे, वे अधिकतम लेवल 5 या 6 म्यूटेंट की ताकत रखते थे। यह इसलिए नहीं कि उनके राष्ट्रों में इससे शक्तिशाली लोग नहीं हैं, बल्कि नियमों के अनुसार लेवल 7 से ऊपर के दूसरे विश्व के लोग किसी देश की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। उनके देश में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कायाबोंग में निंजा, अमेरिका में म्यूटेंट या सुपरह्यूमन, यूरोप में विस्काउंट अर्ल आदि उपाधियां दी जाती हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए इन्हें लेवल 1 से 9 तक की श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे ऊर्जा डिटेक्टर की यूनिट्स द्वारा मापा जाता है।
कायाबोंग में दिव्य निंजा का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनकी शक्ति लेवल 9 यूनिट से ऊपर होती है और वे पूरे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते हैं। शिवम राय को पूरा यकीन था कि अर्जुन के साथ जो व्यक्ति था वह निश्चय ही लेवल 9 से ऊपर की शक्ति रखता है। पिछली रात जैसे वह अर्जुन से परास्त हुए थे वह सब एक खेल जैसा लग रहा था। अर्जुन ने न सिर्फ उन्हें देखा बल्कि एक पल में ही अधीन कर लिया। भले ही उन्हें यह नहीं पता कि अर्जुन के पास ऐसा व्यक्ति क्यों है, पर इतना निश्चित है कि जो भी उसे उकसाएगा उसका अंत भयानक होगा। डरमन के ये घमंडी और मूर्ख लोग। स्वप्न महल में बैठे उन्होंने खुद से कहा, इस बार अगर वे यह वस्तु ले जाना चाहते हैं तो वह सिर्फ एक सपना होगा। ... मिस एम्मा, अब बोली लगाने का समय है, आदित्य ने घमंड से कहा। तभी एम्मा को याद आया कि उसका असली काम क्या है। 5 मिलियन यूरो पहली बार, एम्मा ने कहा और उसकी दृष्टि वीआईपी कक्ष की ओर मुड़ गई जहां अर्जुन चौहान बैठे थे। 5 मिलियन यूरो दूसरी बार, हा। जैसे ही एम्मा ने दूसरी बार बोली दोहराई, कक्ष संख्या 7 से हंसी की आवाज आए। अगर मिस्टर अर्जुन आगे बोली नहीं लगाते तो ये सम्राटीय राजमुद्रा मेरी हो जाएगी और मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई मिस्टर अर्जुन की नौसेना मुझे रोक सकेगी। पुराने अर्जुन, वह कमीना तुम्हें उकसा रहा है, कुछ करो, विक्रम लांबा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मुझे पता है, अर्जुन आश्चर्यजनक रूप से शांत था, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करूंगा। क्या सभ्य व्यक्ति की तरह? मतलब? विक्रम ने पूछा। सभ्य व्यक्ति की तरह यानी पैसे से उसे हराना, अर्जुन बोला। जैसे ही भुगतान का समय आएगा, अगर वह पैसे नहीं दे सका तो वह ये वस्तु नहीं ले जाएगा, वो भुगतान नहीं कर पाएगा। यह क्या मजाक है? विक्रम लांबा ने कहा। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी कुल संपत्ति कम से कम 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से 5 मिलियन यूरो नकद निकाल सकता है, वो कैसे नहीं चुका पाएगा? शर्त लगानी है, अर्जुन चौहान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अगर वो बाद में 5 मिलियन यूरो दे पाया तो मैं उल्टा खड़ा होकर 3 टन गोबर खा जाऊंगा और फिर 5 स्पीड वाले पंखे को हाथ से मसाज दूंगा। छी, बदतमीज, लावण्या शर्मा ने अर्जुन को घृणा से देखा। हद है, इतनी बड़ी शर्त? विक्रम लांबा चौंक गया। तू खुद भी तो फ्री में सब करता है, तू बकवास कर रहा है क्या? मैं वैसा आदमी हूँ? अर्जुन बोला। पर अगर मैं जीत गया और वो 5 मिलियन यूरो नहीं दे पाया तो तुझे तेरे सारे 257 टन गोबर एक ही बार में खाना पड़ेगा और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड से नल धोने होंगे। मंजूर, मैं तेरे साथ शर्त नहीं लगाता। विक्रम डर गया। अर्जुन की आंखों में जो आत्मविश्वास था वो किसी योजना की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन की तरकीबें हमेशा अनोखी होती थीं और वो वाकई कुछ कर गुजरता। पर मैं देखना जरूर चाहता हूं कि तू ये करेगा कैसे, विक्रम बोला। सीधा है, अर्जुन मुस्कुराया। यह नीलामी दसियों या सैकड़ों मिलियन यूरो में होती है, कोई नकद भुगतान नहीं करता है ना? बिल्कुल, सब बैंक ट्रांसफर से होता है और वो भी स्विस बैंक के गुप्त खातों के जरिए, विक्रम ने कहा। जो भी यहाँ आता है पहले से ऐसा खाता बनवाता है। अरे, तूने पहले ही दर्जनों चीजें खरीद लीं फिर भी नहीं जानता भुगतान कैसे होता है? विक्रम झुंझलाया। क्या मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं जब मैं कुछ खरीदता हूँ? अर्जुन ने भौहें उठाईं। मैं तो बस हाइगन को ट्रांसफर राशि बताता हूँ और वह सब संभाल लेता है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साला धूर्त पूंजीपति, विक्रम ने जलकर कहा। अब योजना क्या है? स्विस बैंक है ना? अर्जुन की ऐनक चमकी। बस बैंक से उसके पैसे फ्रीज करवा दो, फिर वो एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और भुगतान कैसे करेगा? हा, तू सपने देखता है, विक्रम हंस पड़ा। स्विस बैंक दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर का बैंक है। कहते हैं कि दुनिया के कम से कम 1/4 सबसे अमीर लोगों का पैसा वहीं है। तू क्या समझता है तू उसका मालिक है? अचानक विक्रम ने अर्जुन के चेहरे पर एक बेहद अजीब मुस्कान देखी, मानो वो कह रहा हो, भाई तू नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं जोकर बन गया? विक्रम ने नाटकीय चेहरा बनाया। माफ करना, ये स्विस बैंक लगता है सच में मेरा ही है, अर्जुन ने माफी जैसे अंदाज में कहा। नामुमकिन है, मुझे याद है कि बैंक के 70% से ज्यादा शेयर कई निवेश कंपनियों के पास हैं, जैसे कि ब्लूशिर्ट इंटरनेशनल कैपिटल के पास 12.5%, कार्लाइल एशिया वेंचर्स के पास 22.4% और बाकी दुनिया की प्रसिद्ध कंपनियों के पास। तो शायद तुम नहीं जानते, इन निवेश कंपनियों के ज्यादातर मालिक दोरेलास परिवार के सदस्य हैं या उनसे जुड़े लोग हैं, इसलिए उनके शेयर असल में दोरेलास परिवार के हैं और जो उनका है वो मेरा है। पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बैंक में ऐसा कुछ करने से कोई नकारात्मक असर पड़ेगा? विक्रम ने चिंता जताई, मानो उसके अपने खाते में पैसा फंस जाए तो गुस्से से पागल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, अर्जुन ने हाथ झटकते हुए कहा। मेरे पास उसे दांत चबवाने के 100 तरीके हैं और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अब तू ये मत कह देना कि तू ये लीलांचन जैसा बनने चला है। इतना कहकर विक्रम अचानक जोश में आ गया।
भले ही अर्जुन का पैसे से धमकाना बहुत अजीब लगे, पर जब वह किसी दुश्मन के खिलाफ इसे करता है तो देखना बेहद मज़ेदार होता है। जल्दी कर, ये नीच लोग अब भी हम भारतीयों को चुनौती दे रहे हैं, चलो इन्हें दिखाओ कि शर्म किसे कहते हैं। हाईगन। अर्जुन ने हाईगन को फ़ोन मिलाया। क्या तेरे पास नीलामी में आए लोगों की सूची है? अगर ज़रूरत है तो 1 मिनट में ला सकता हूँ। ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं जानना वो कौन है। 1 मिनट के भीतर वीआईपी कक्ष 7 में बैठे व्यक्ति की पहचान निकाल और उसका स्विस बैंक खाता फ्रीज कर दो। समझ गया श्रीमान अर्जुन, अभी करता हूँ। वीआईपी कक्ष संख्या 7 के अतिथि ने 5 मिलियन यूरो की बोली लगाई है। क्या कोई और इससे ज़्यादा देगा? यदि नहीं, 10 मिलियन यूरो। एम्मा पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि किसी ने ऊंची बोली लगा दी। हा, भारत हाल के वर्षों में बहुत आगे निकल गया है। अब ज़रूरत है उन्हें थोड़ा नीचे लाने की, ताकि वे भूल न जाएं कि पहले कैसे दिन थे। ये वीआईपी कक्ष 5 का मालिक था, जो एक लंबे बालों वाली सुंदर महिला को गोद में लिए हुए पूरे हॉल पर निगाहें जमाए बैठा था। और एक अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था मानो सब उसकी बेइज्जती करने निकल पड़े हों। श्रीमान अर्जुन, यह अमेरिका का मांस परिवार है। अमेरिका में इनकी आर्थिक ताकत तीसरे स्थान पर है और सेना से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके पास एक लेवल 6 म्यूटेंट भी है। वाह, अब सेना भी कूद पड़ी है। आखिर इनकी इतनी बेताबी किस चीज़ के लिए है? अर्जुन की रुचि इस नीलामी की अंतिम वस्तु में और बढ़ गई। 20 मिलियन यूरो। हम इटली से हैं और इस सम्राटीय राजमुद्रा में गहरी रुचि रखते हैं। हा, फिर तो हम भी चुप नहीं रह सकते। 25 मिलियन यूरो। अब केवल कायाबों के सपनों के महल के अमीर लोग ही नहीं, बल्कि जिनके पीछे दूसरे विश्व के म्यूटेंट्स थे, वे भी बिना किसी डर के बोली लगाने लगे। उनके लिए अर्जुन की धमकी कोई मायने नहीं रखती। वाह, अब तो सब कूद पड़े हैं। अर्जुन की मुस्कान अब और भी ठंडी हो गई। पुराने अर्जुन, लगता है उन्हें तेरी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं खतरा तो नहीं? क्या हमें इतना टकराव नहीं करना चाहिए? विक्रम ने चिंता जताई। चिंता मत कर, ये सारे मूर्ख हैं। अर्जुन बोला, समझाने का समय बाकी है, पर मुझे अब हाइगन से और खातों को फ्रीज कराना होगा। 125 मिलियन यूरो बिक गया। बधाई हो वीआईपी कक्ष संख्या 7 के अतिथि को, आपने ये सम्राटीय राजमुद्रा जीत ली है। कृपया 1 घंटे के भीतर भुगतान करें और हम राजमुद्रा को सीधे आपके कक्ष में पहुंचा देंगे। रुको जरा, अर्जुन की युवा आवाज़ वीआईपी कक्ष 0 से आई। श्रीमान अर्जुन, इस वस्तु की नीलामी पूरी हो चुकी है, एम्मा ने याद दिलाया। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा, पर मैं बस इस बात पर संदेह करता हूं कि क्या कक्ष 7 का यह अतिथि वाकई 125 मिलियन यूरो चुका पाएगा। अगर वह नहीं चुका पाए तो यह वस्तु उसकी नहीं होगी। इस खास नीलामी का एक दिलचस्प नियम था, अगर सामान्य नीलामी में अंतिम बोलीदाता भुगतान न कर पाए तो उसे जुर्माना देना पड़ता और वस्तु अनबिकी मानी जाती। लेकिन यहाँ अगर सबसे ऊंची बोली लगाने वाला भुगतान नहीं कर सका तो वस्तु दूसरे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को जाती है, जब तक कोई भुगतान कर सके। वस्तु कभी अनबिकी नहीं जाती। हा, क्या मजाक है। आजकल के युवा कितने घमंडी हो गए हैं। बस 100 मिलियन यूरो ही तो हैं। कक्ष 7 के आदित्य ने कहा, मिस एम्मा, मैं अभी भुगतान कर सकता हूँ, 1 घंटे का इंतजार नहीं चाहिए। बहुत अच्छा होगा, एम्मा मुस्कराए। ट्रांसफ़र करो, आदित्य ने अपने सहायक से कहा। जी श्रीमान आदित्य। सहायक ने लैपटॉप निकाला और भुगतान प्रक्रिया शुरू की, पर कुछ ही पलों बाद उसका चेहरा जड़ हो गया। सर, क्या बात है? आदित्य ने चिढ़कर पूछा। आपका स्विस बैंक में व्यक्तिगत खाता फ्रीज कर दिया गया है। क्या खाता फ्रीज कर दिया गया? ये कैसे हो सकता है? आदित्य वर्मा अपनी सीट से झटके में उठ खड़ा हुआ। स्विस बैंक का एक मुख्य ग्राहक होने के नाते उसने उस बैंक में 1 अरब यूरो से अधिक की धनराशि जमा कर रखी थी। उसके जैसे ग्राहकों की सेवा के लिए अलग से एक टीम हर समय तैनात रहती थी, जिससे वह कभी भी अपने खाते से पैसा निकाल सकता था। आखिर ये केवल 1 अरब यूरो ही तो थे, ऐसा कैसे हो सकता था कि इस समय वो पैसा उपलब्ध न हो? ऊपर से किसी भी ग्राहक का खाता फ्रीज करने से पहले बैंक उन्हें सूचित करता है और कारण बताता है। यहाँ तो बिना किसी सूचना के खाता सीधा फ्रीज कर दिया गया। उन्हें फ़ोन लगाओ और पता लगाओ कि आखिर हो क्या रहा है, आदित्य ने अपने सहायक को आदेश दिया। सहायक ने तुरंत स्विस बैंक की विशेष सेवा हॉटलाइन पर कॉल किया, पर जवाब मिला कि उसके खाते में धन की उत्पत्ति संदिग्ध है और जांच पूरी होने तक फंड्स फ्रीज नहीं किए जा सकते। बकवास, आदित्य ने गुस्से में गाली दी। ये पैसा उसने इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए ही ट्रांसफ़र किया था। राशि ज़रूर बड़ी थी, पर इसकी उत्पत्ति बिल्कुल साफ थी। अगर कोई समस्या होती तो बैंक उसी समय परेशानी उठाता जब धन जमा हुआ था। अब अचानक कैसे खाता फ्रीज हो गया? कोई रास्ता नहीं है? आदित्य ने व्याकुल होकर पूछा। अभी तक वो जितना गर्व महसूस कर रहा था, अब उतना ही पसीने पसीने हो रहा था। हालांकि यह वीआईपी कमरा गोपनीय था, लेकिन इस नीलामी में उसके कई परिचित मौजूद थे और कुछ लोग जानते भी थे कि वीआईपी कमरा संख्या 7 में वही है।
अगर उसने सम्राटी और राजमुद्रा के लिए बोली जीत ली लेकिन भुगतान नहीं कर पाया और ये बात बाहर निकल गई तो ये केवल प्रतिष्ठा की बात नहीं रह जाएगी, यह उसके व्यापार और विश्वसनीयता पर भी गहरा असर डालेगी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी मिस अन्ना। आदित्य ने सुंदर महिला की ओर देखा, जैसे मौन निवेदन कर रहा हो। ऐसा सोचो भी मत, अन्ना ने झटकारते हुए कहा। हम जो पैसा लाए हैं वो इस तरह की फालतू चीज़ों पर खर्च करने के लिए नहीं है। भूलो मत, हम यहाँ एक विशिष्ट वस्तु के लिए आए हैं। बाकी सब हमारे लिए बेकार है। मिस अन्ना, मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी धनराशि लाई हैं, जरा सा 1 अरब यूरो दे दीजिए। आदित्य अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, चाहे वो 10 मिलियन यूरो ही क्यों ना हो। यह अंतिम बोली के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अन्ना का स्वर थोड़े गुस्से से भर गया। और यह पैसा संगठन का है, न आप और न मैं इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीआईपी संख्या 7, क्या आपने भुगतान पूरा कर लिया है? अगर पैसों को लेकर कुछ कठिनाई है तो आप 1 घंटे के भीतर भुगतान कर सकते हैं, अन्यथा हमें बोली अगली सर्वोच्च बोली लगाने वाले को देनी पड़ेगी। सही बात है, अगर पैसा है तो दिखाओ, यूं हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वीआईपी कमरा है तो ज़रूर भुगतान कर सकता होगा, चिंता किस बात की? कौन जाने, शायद वीआईपी पास भी किसी गड़बड़ तरीके से लिया हो। अरे भाई, पेमेंट कर पा रहे हो या नहीं? अर्जुन चौहान और विक्रम लांबा एक दूसरे को देखते हुए मुस्कराए। अब वो जानते थे कि वीआईपी कमरा 7 का मालिक ज़रूर परेशानी में है। अब तो सिर्फ अरब यूरो ही नहीं, शायद 1 पैसा भी न निकाल पाए। हरामखोर, आदित्य ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। माफ़ कीजिए, लेकिन लगता है कि फंड ट्रांसफ़र में कुछ समस्या हो गई है। शायद ये सम्राटी और राजमुद्रा और मेरा रिश्ता नहीं बनना था। उसे पता था कि 1 घंटे बाद भी उसका खाता शायद अनफ्रीज ना हो। इससे बेहतर यही था कि खुलेआम नकदी प्रवाह की समस्या स्वीकार कर ली जाए, बजाय इसके कि लोग समझें उसके पास पैसे ही नहीं हैं। जैसा कि उसे उम्मीद थी, वहां मौजूद लोग जरूर फुसफुसा रहे थे, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं बोले। इन शीर्ष उद्योगपतियों के लिए नकदी प्रवाह की समस्या कभी कभी होना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ये दिखाता था कि वो तैयारी नहीं कर पाया। देखा, पैसे नहीं है फिर भी नीलामी में दिखावा करता है, कितनी शर्म की बात है। अर्जुन चौहान की व्यंग्यात्मक आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे कई भारतीय व्यापारी ठहाके लगाने लगे। हा, मुझे पता था ये लड़का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, ललित भटनागर हंसते हुए बोले, लेकिन उनकी मुस्कान में थोड़ी कसक भी थी। हालांकि इसका रवैया थोड़ा दिखावटी है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा अब मुझे ये लड़का पसंद आने लगा है। माही गोयल, जिन्होंने अर्जुन से पहले कुछ बार मुलाकात की थी, मुस्कराईं। बिल्कुल, हमारी भारतीय धरोहर किसी और को ऐसे कैसे लेने दें, चाहे जो हो जाए, ये मंजूर नहीं। अगर मैं होता तो मैं भी उसे खरी खोटी सुना देता। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मयंक जैन ने कहा। मुझे पता है वीआईपी कमरा 7 में कौन है, जर्मनी का आदित्य वर्मा। आपने उसका नाम ज़रूर सुना होगा। आदित्य वर्मा, जर्मनी का वो टेक्नोलॉजी टायकून। हाँ, वही, मयंक बोले। वो असली उच्च स्तर का वैज्ञानिक और बिजनेस लीडर है, जिसने अकेले ही जर्मनी के सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे बढ़ाया। आज दुनिया के 1/3 सबसे उन्नत चिप्स उसके कंपनी से बनते हैं। अमेरिका भी उसे टक्कर नहीं दे पाता, और वह अपने बौद्धिक संपदा को पूंजी बनाकर 80% से ज़्यादा शेयर का मालिक है। उसकी कुल संपत्ति $100 अरब से भी अधिक है। वो थोड़े से 100 मिलियन यूरो नहीं दे पाएगा, ये सोच भी नहीं सकते। तब तो ज़रूर किसी ने चाल चली है, माही गोयल ने पूछा। नामुमकिन, सबके फंड्स स्विस बैंक से आते हैं, कोई उसमें छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? कहीं वो अर्जुन चौहान तो नहीं? ललित भटनागर ने अनुमान लगाया। सबसे पहले वही था जिसने सवाल उठाया था कि क्या आदित्य पैसा चुका पाएगा। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसे पहले से पता था। जब तक कि अब जब तुमने कहा तो यह असंभव भी नहीं लगता। साला, ये लड़का कितना दमदार है आखिर। ... अगर ऐसा है तो ये बहुत खेदजनक है, एम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब ये नीलामी वस्तु वीआईपी कक्ष 5 के ग्राहक को सौंपी जाएगी। हा, जर्मनी की धन दौलत गई तेल लेने, मार्सर परिवार के प्रतिनिधि ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह भुगतान करने लगे, उनका चेहरा पीला पड़ गया, उनका खाता भी फ्रीज हो चुका था। ये कैसे हो गया? मेरे फंड्स में भी दिक्कत आ गई है, मैं ये बोली त्यागता हूँ। अगर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो इसे संयोग मान सकते थे, लेकिन लगातार 2 व्यक्तियों के साथ ऐसा होना, ये संयोग नहीं हो सकता। पूरा हॉल एक साथ शोर में डूब गया। हरामखोर, ये क्या हो रहा है? कहीं स्विस बैंक में ही कोई समस्या तो नहीं? मैं अभी अपना खाता चेक करता हूँ, मेरा खाता तो सही चल रहा है। असली माजरा क्या है? तारांकन, मैं भी हार मानता हूँ। तारांकन सियाचंग हलचल के बीच तीसरे सबसे ऊंचे बोलीदाता ने भी हार मान ली। मैं भी त्याग करता हूँ। पहले 3 ने जब हार मान ली तो बाकी लोगों के लिए हार मानना आसान हो गया। पर अब तो सभी को साफ दिख रहा था कि यह सब किसी की सोची समझी चाल है।
शानदार। विक्रम लांबा खुशी से झूम उठा, जो भारतीय धरोहर पर हाथ डालना चाहते थे अब खुद ही गिर रहे हैं। हा 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 हा, आज मैं पूरी ताक में हूँ। अर्जुन चौहान हंसते हुए बोला, नीलामी करनी है, पहले खाता फ्रीज करवाता हूँ। देखा जाए, अर्जुन ने फिर कहा, लगता है सारे पहले वाले बोलीदाता पीछे हट चुके हैं, है ना? अगर मुझे सही याद है तो केवल मैंने ही €0 बोली लगाई थी। तो अब ये सम्राटी और राजमुद्रा मेरी हुई है कि नहीं? वहां उपस्थित लोग पहले भी अनगिनत नीलामियों में हिस्सा ले चुके थे, कुछ तो इस संस्था द्वारा आयोजित की गई एक से अधिक चरम नीलामियों में भी शामिल हुए थे, लेकिन ये पहली बार था जब सभी लोग बिना पैसे के पकड़ में आ गए। हालांकि चरम नीलामी के नियमों के अनुसार इस सम्राटी और राजमुद्रा की नीलामी का अधिकार वास्तव में अर्जुन चौहान के पास चला गया, और वह भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। मिस एम्मा, मुझे लगता है अब नीलामी के नतीजे घोषित करने का समय आ गया है ना? एम्मा ने तुरंत मंच के पीछे एक दिशा में प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। इस द्वीप पर केवल रॉथस्चाइल्ड परिवार के नेता ही नहीं थे, बल्कि उस संस्था के प्रतिनिधि भी थे जो इस चरम नीलामी को संचालित कर रही थी। नियमों का पालन करो, एम्मा के ईयरपीस में उत्तर आया। एम्मा ने राहत की सांस ली। आखिरकार वह इस नीलामी में केवल एक कर्मचारी थी और अपने आप कोई विशेष निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। चूंकि पहले के सभी बोलीदाताओं ने अपने अधिकार छोड़ दिए हैं, मैं अब घोषणा करती हूं कि यह सम्राटी और राजमुद्रा वीआईपी कक्ष संख्या 0 के अतिथि को €0 में प्राप्त होती है। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, वस्तु आपके पास भेजी जाएगी। एम्मा की अंतिम घोषणा सुनते ही सभी भारतीय लोग जो वहां उपस्थित थे उन्होंने चैन की सांस ली। कानून के अनुसार इस प्रकार की राष्ट्रीय धरोहर को देश के हवाले कर देना होता है, और जाहिर है अर्जुन चौहान को एक स्मृति पत्र और ₹500 की राशि दी जाती। लेकिन चूंकि यह नीलामी अवैध थी और एक अनकहा समझौता था कि किसी भी नीलामी वस्तु को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, इसलिए अर्जुन चौहान के लिए इस अमूल्य सम्राटी और राजमुद्रा को अपने पास रखना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि एक भारतीय होने के नाते ये बहुत बेहतर था कि यह वस्तु किसी विदेशी के बजाय अर्जुन चौहान के हाथ लगे, और वह भी भारत में ही बनी रहे। सेहेल, क्या वो सम्राटी और राजमुद्रा वाकई में उस भारतीय आदमी को दे दी गई? नीलामी के मंच के पीछे एक अंधेरे विश्राम कक्ष में 2 व्यक्ति छिपे हुए थे, जिन्होंने नीलामी की पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक देखी थी। इस संस्था ने इस सम्राटी और राजमुद्रा को ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। हमें उम्मीद थी कि हम इन भारतीयों से अच्छा लाभ कमाएंगे, एक दुबले पतले यूरोपीय व्यक्ति ने थोड़ी नाराजगी से कहा। ये बस एक राजमुद्रा ही तो है। हाँ, यह अमूल्य है, लेकिन इस नीलामी मंच पर यह कोई असाधारण वस्तु नहीं है, इसार नामक भूरे बालों वाला यूरोपीय व्यक्ति बोला। हम तो बस संस्था के बाहरी सदस्य हैं, हमें केवल संस्था द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना होता है। उस भारतीय ने इतनी चीजें खरीदी हैं कि उससे प्रीमियम अनुमानित मूल्य से €1 अरब से अधिक हो चुका है। यह इस राजमुद्रा की भरपाई के लिए काफ़ी है। ये बात तो सही है। उस एक विशेष वस्तु को छोड़कर हमारी जिम्मेदारी केवल ये सुनिश्चित करना है कि कुल लेन देन €28 अरब से अधिक हो। अभी तक हम केवल 13 वस्तुओं को बेचकर ही 5वां भाग पार कर चुके हैं, तो 28 अरब तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्लोया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी स्थिति बहुत अजीब है? इसार ने पूछा। 6 अरबपति, जिनकी कुल संपत्ति सैकड़ों अरब यूरो है, उनमें से कोई भी €1 अरब नहीं निकाल सका, क्या ये थोड़ा ज्यादा अजीब नहीं है? तुम कहना चाहते हो कि शक उस भारतीय आदमी पर है? क्लोया ने पूछा। अगर उसने ये सब नहीं किया तो मुझे और कोई वजह नहीं समझ आ रही, इसार ने वीआईपी कक्ष 0 की ओर देखते हुए कहा, वरना वो शुरू में इतना आत्मविश्वासी क्यों था? फिर उसने सबको बोली लगाने दी और पूरे समय ऐसे पेश आया जैसे उसे पहले से पता हो कि वे भुगतान नहीं कर पाएंगे। अब जब तुमने कहा तो बात कुछ समझ आ रही है। क्लोया ने गंभीरता से सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास स्विस बैंक पर प्रभाव हो? ये नामुमकिन नहीं है, इसार बोला। मैंने इस भारतीय युवक के बारे में सुना है, कुछ ही समय पहले उसने किनको देश में खलबली मचा दी थी। सुना है कि उसके किनको बैंक में हजारों ट्रिलियन किनको मुद्रा की जमा राशि थी, जो कई ट्रिलियन यूरो के बराबर है। ऐसी वित्तीय शक्ति का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास इस बार भारत से कुल 5 अनमोल वस्तुएं हैं, और अगर तुम्हारी बात सही है तो ये सारी चीजें तो उसे उपहार में मिल रही हैं। क्लोया का चेहरा चिंतित हो गया, क्योंकि इससे उनकी 28 अरब यूरो के लक्ष्य पर संकट आ सकता था। अगर वे संस्था का कार्य पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें अच्छे से पता था कि संस्था की क्रूरता कैसी होती है, चाहे वे केवल बाहरी सदस्य ही क्यों न हो। चिंता मत करो, इसार ने कहा। हो सकता है वो सब कुछ खरीद पाए, लेकिन क्या वो उन्हें ले जा पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। एक साधारण विध्वंसक केवल आम लोगों को ही डरा सकता है। हा, बात तो सही है। जब जो गिरीश मौजूद है तो सिर्फ एक विध्वंसक क्या, पूरी एयरक्राफ्ट करियर टुकड़ी भी सामने नहीं टिक सकती। संस्था की ओर से भेजे गए उस भयानक सदस्य के बारे में सोचते हुए क्लोया सिहर गया। वह न केवल नीलामी को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए आया था, बल्कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी था।
और अर्जुन चौहान का अचानक आना वास्तव में उनके लिए एक आपात स्थिति थी। ठक ठक ठक। सर, आपने जो सम्राटीय राजमुद्रा खरीदी है वह पहुंचा दी गई है। एक खूबसूरत महिला जिसकी स्कर्ट जांघ तक चीरी हुई थी 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ अर्जुन चौहान के वीआईपी कक्ष में पहुंची। यह एक बैंगनी रंग का डिब्बा था जो देखने में काफी भारी लग रहा था। कहीं नकली तो नहीं? विक्रम लांबा को थोड़ा संदेह हुआ। आखिर वो चीज़ एक भी पैसा खर्च किए बिना खरीदी गई थी। अगर विक्रेता को देने का मन न हो तो अदला बदली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये यामिनी, मिस्टर अर्जुन, वस्तु में कोई समस्या नहीं है। ये वही सम्राटीय राजमुद्रा है जो सैकड़ों वर्षों से लापता थी, यामिनी ने पुष्टि करते हुए जवाब दिया। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया और वह सुंदर डिब्बा अपने हाथों में ले लिया। डिब्बा भारी था, भले ही राजमुद्रा बहुत बड़ी न थी, लेकिन वजन में ठोस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने डिब्बे को अपने पास रखा और दोबारा नीलामी की ओर ध्यान केंद्रित किया। अगली नीलामी की वस्तु भी भारत से संबंधित है। एम्मा के शब्दों ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। अर्जुन चौहान का पहले का प्रदर्शन देखकर लगभग सभी को लग गया कि वैसा ही दृश्य अब फिर से दोहराया जाएगा। ऊपर से जिसे थोड़ी भी समझ थी उसे अंदाजा हो गया था कि उन धनकुबेरों के पास पैसे नहीं थे और इसका कुछ न कुछ संबंध जरूर अर्जुन चौहान से था। जैसे ही मंच पर 2 प्राचीन तलवारें रखी गईं, एक बड़ी एक छोटी, सभी की नज़रें जम गईं। वे दोनों तलवारें धूसर रंग की थीं। 2000 वर्षों के बाद भी उनकी धार अभी भी तेज दिखाई देती थी। पुराने अर्जुन, लगता है ये लिपि चेदी राज्य की है। तुम प्राचीन लिपियां पहचानते हो? अर्जुन ने विक्रम लांबा की ओर आश्चर्य से देखा। नहीं, बस थोड़ा बहुत पहचान सकता हूँ, विक्रम ने कहा। जैसे तुम कैबोंग लिपि नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसकी लेखन शैली देखकर पहचान सकते हो कि वो कैबोंग है। चेदी राज्य की लिपि, 2000 साल पुरानी और तलवारों की जोड़ी। कहीं ये वही तो नहीं? ये हैं गंधर्व और मैघना, भारत के 10 दिव्यास्त्रों में गिनी जाने वाली प्रसिद्ध जोड़ी तलवारें। सच में? अर्जुन और अन्य लोग एक दूसरे को देखने लगे। वास्तव में 10 दिव्यास्त्र बस एक किंवदंती भर थे और उन सभी अस्त्रों का अस्तित्व कितना सच था यह कोई नहीं जानता। छोड़ो, अब समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा, अर्जुन ने कहा। मैंने हाईगन से पहले ही सभी के खाते फ्रीज करवा दिए हैं। अब से सब कुछ 0 यूरो। क्या हो रहा है? मेरा खाता फ्रीज कैसे हो गया? कुछ मिनट पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। क्या तुम्हारा भी खाता फ्रीज हो गया? मेरा भी। ये स्विस बैंक आखिरकार क्या रहा है? ऐसा लग रहा था कि जो भी लोग बोली लगाने की योजना बना रहे थे वे सब अचानक अपने अपने स्विस बैंक खातों की जांच करने लगे, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी को पता चला कि उनके खाते अभी अभी 1 मिनट पहले फ्रीज कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो शक करने लगे कि शायद खुद स्विस बैंक में ही कोई दिक्कत हो गई है। नहीं, स्विस बैंक में कोई समस्या नहीं है। एक अरबपति ने अपना फ़ोन नीचे रखा। मैंने अभी अपने दोस्त से पूछा और उसका स्विस बैंक खाता बिल्कुल ठीक है। तो मतलब सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों के खातों में ही समस्या है? ऐसा कैसे संभव है? क्या ये सब वाकई उसी का किया धरा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रें अब अर्जुन चौहान की ओर मुड़ने लगीं। हर कोई अरबों की नकदी लेकर आया था, लेकिन इस वक्त कोई भी एक पैसा भी नहीं निकाल सकता था। ये ठीक वैसा ही था जैसे मसाज के लिए जाओ और उसे हम मोड़ पर पता चले कि कॉन्डोम नहीं है, कोई भी पागल हो जाए। जब सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या ये सब अर्जुन चौहान की ही साजिश है, तभी उसने फिर से बोलना शुरू किया। चूंकि सभी इतने संकोच में हैं, तो फिर मैं, अर्जुन चौहान, अब शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा। अर्जुन धीरे से बोला, मैं 0 यूरो की बोली लगाता हूँ। जरूर वही है जो ये सब कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा ताकतवर व्यक्ति है जो स्विस बैंक से सारे हमारे खाते फ्रीज करवा सकता है? क्या स्विस बैंक को अपने किए के परिणाम की चिंता नहीं है? शायद स्विस बैंक उसी के परिवार का है। अब मुझे क्या लेना देना वाली मानसिकता हावी हो गई। वहां मौजूद कई लोग तो केवल तमाशा देखने आए थे, उनका कुछ भी खरीदने का इरादा नहीं था। तो उनके खाते फ्रीज हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वे व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने लगे। हा, सही बात है। बिल्कुल, अकेले किंकू देश में उसके पास कई ट्रिलियन डॉलर हैं। उसे थोड़े से मुआवजे की क्या परवाह होगी? उन्हें यह नहीं पता था कि वे बिल्कुल सही थे। वास्तव में स्विस बैंक अर्जुन चौहान के ही परिवार का था। मिस एम्मा, अब काम पर लग जाए, अर्जुन ने कहा। नियमों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति 5 मिलियन यूरो से अधिक की बोली नहीं लगाता है तो ये तलवारों की जोड़ी गंधर्व और मैघना श्री अर्जुन को सौंप दी जाएगी। अब लगभग सभी को पता चल चुका था कि वीआईपी कक्ष संख्या 0 में बैठा व्यक्ति अर्जुन चौहान ही है और एम्मा के लिए उसकी पहचान छुपाने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। 10 सेकंड बीते, किसी ने कुछ नहीं कहा। आधा मिनट बीता, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये नहीं था कि वे बोली नहीं लगाना चाहते थे, बल्कि उनके पास पैसा ही नहीं था। 5 मिलियन यूरो की बोली बढ़ाने का मतलब था या तो कैश लाओ। लेकिन 5 मिलियन यूरो कैश में लेकर चलना कोई मजाक नहीं है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है।
तो बधाई हो श्री अर्जुन को, जो इन प्राचीन तलवारों के नए स्वामी बन गए हैं। कमाल है, पहली बार समझ में आया कि प्रिविलेज डॉग होना कितना मज़ेदार होता है। नीचे चुप खड़ी भीड़ को देखकर विक्रम लांबा को अंदर से संतुष्टि की लहर महसूस हुई। चाहते हो आजमाना? अगली बार तुम्हारे सभी खाते भारत के बैंकों में फ्रीज कर दूंगा, अर्जुन ने कहा। सिवाय भारत के केंद्रीय बैंक के, बाकी सब निजी क्षेत्र के हैं। किसी का भी खाता फ्रीज करवाना मेरे लिए एक शब्द की बात है। कृपया नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। विक्रम ने तुरंत चापलूसी भरा चेहरा बना लिया। आप बाकी सबको परेशान करें, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? ... नीलामी के मंच के पीछे वे दो रहस्यमयी यूरोपीय अब ऐसे खामोश थे मानो उनके चेहरे से पानी टपक रहा हो। इसार, अब क्या करें? ये भारतीय व्यक्ति तो सच में भारत की सारी सांस्कृतिक धरोहरें बिना एक पैसा खर्च किए ले जाने की योजना में लग रहा है। जाओ इम्मा को सूचना दो, भारत की सभी सांस्कृतिक धरोहरों की नीलामी पहले ही करवा दो और इस भारतीय को थोड़ी देर तक खुश रहने दो। इसार ने ठंडी आवाज में कहा। अभी अभी उसने कहा था कि उसे केवल भारत की वस्तुएं ही चाहिए। बाकियों के लिए वह शायद सामान्य तरीके से बोली लगाएगा ताकि बाकी नीलामी प्रभावित न हो। हम और तुम, मैं जो गिरीश को ढूंढने जा रहा हूं। इसार उठ खड़ा हुआ। हमारी संस्था की कोई भी वस्तु बिना दाम चुकाए कोई नहीं ले जा सकता। ... इसके बाद भारत से 3 और वस्तुएं सामने आईं। पश्चिमी जौकाल का एक विशाल कड़ाहा, क्यानलोक की समाधि से निकली 9 नाग तलवार और पेकिंग मानव की खोपड़ी का जीवाश्म जो कैबोन के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान खो गया था। इनमें से कोई भी वस्तु अकेले 1 अरब भारतीय मुद्रा से अधिक की कीमत रखती थी। अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को खोकर अर्जुन चौहान ने बिना किसी कठिनाई के ये सारी वस्तुएं प्राप्त कर लीं। ये लोग वाकई कमाल के हैं। जिन चीज़ों की हमारे लोग वर्षों से तलाश कर रहे थे, उन्होंने उन्हें खोज निकाला, अर्जुन ने इन सांस्कृतिक धरोहरों को देखते हुए भावुक होकर कहा। पुराने अर्जुन, अब क्या करने वाले हो इन चीज़ों का? क्या तुम मेरी छाती पर फहराता ये लाल रुमाल देख रहे हो? अर्जुन ने अपनी मुद्रा सीधी की। बिल्कुल, मैं इन्हें देश को सौंप दूंगा। आखिर मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तुम क्या सच में सोचने तक नहीं जा रहे? ये चीज़ें अमूल्य हैं। अगर यही चीज़ें विक्रम लांबा को मिलती तो शायद वह उन्हें वापस करने में बहुत मुश्किल महसूस करता। कैसी अमूल्य? इनकी कुल कीमत मुश्किल से 500 मिलियन यूरो है, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। बस उतनी ही जितनी 4-5 उन उल्का पिंडों की जो अखरोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। धत्तेरी! विक्रम को अब समझ आया कि अर्जुन में जरा भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। वो लाल रुमाल तो सिर्फ दिखावे के लिए था। उसे इन धरोहरों का कोई खास मूल्य नहीं लगता था। हाँ, थोड़ी सी देशभक्ति जरूर होगी। ठीक है, जो हमारा है उसे वापस लेते हैं और जो नहीं है उसे अपनी काबिलियत से नीलामी में जीतते हैं। अर्जुन ने हाइगन को संदेश भेजा कि वो सभी फ्रीज किए गए खातों की रोक हटवा दे। असली नीलामी अब शुरू हो रही थी। मेरा खाता फिर से चालू हो गया। मेरा भी। जल्द ही कई लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके स्विस बैंक खाते फिर से सामान्य हो गए हैं और अजीब संयोग से ये सब ठीक तभी हुआ जब भारत की धरोहरें बिना एक पैसा खर्च किए अर्जुन चौहान द्वारा ले ली गईं। अब ये पक्के तौर पर कहा जा सकता था, स्विस बैंक वाली घटना अर्जुन चौहान की ही करतूत थी। फिर भी नीलामी का तरीका ज्यादा नहीं बदला। 200 मिलियन यूरो, 800 मिलियन यूरो, कमाल की चीज़ है। मैं 500 मिलियन यूरो लगाता हूँ। इस वक्त वे धनकुबेर समझ गए कि खाते फ्रीज होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अर्जुन चौहान को कुछ चाहिए तो वह बस कीमत बढ़ाता जाता है। उन चंद वस्तुओं को छोड़कर जिनमें अर्जुन को दिलचस्पी नहीं थी, उसने लगभग 70% वस्तुओं को भारी कीमतों पर खरीद लिया। बधाई हो श्री अर्जुन को, जिन्होंने यह विश्व प्रसिद्ध चित्रकला 400 मिलियन यूरो में जीत ली है। अब हम अंतिम स्टार आइटम की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया 20 मिनट का चाय विराम लें। अगली नीलामी बेहद रोमांचक होने वाली है। अर्जुन चौहान ने जब अंतिम 400 मिलियन यूरो का भुगतान किया, उसी समय उसके मस्तिष्क में एक परिचित आवाज़ गूंजी, वही जो उसके कई सपनों में पहले आ चुकी थी। डिंग! कार्य जो 249वें कुलपति द्वारा सौंपा गया था, पूरा हुआ। सुपर गॉड अकादमी आधिकारिक रूप से अनलॉक हो चुकी है। उस आवाज़ ने अर्जुन को ऐसा झटका दिया कि वह ये भी भूल गया कि आखिरी नीलामी की वस्तु क्या थी, जो इतनी रहस्यमयी थी कि सबको उसका इंतजार था। गौतम दत्ता। अर्जुन को याद आया कि कुछ महीने पहले जब वह अपनी मां की हिप्नोसिस से अकादमी में पहली बार गया था, तब उसने सुपर गॉड अकादमी के बुद्धिमत्ता सिस्टम को यही नाम दिया था। आदरणीय 250वें कुलपति महोदय, सुपर गॉड अकादमी का बुद्धिमत्ता प्रणाली गौतम दत्ता आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कृपया अपने विचारों से कमांड देकर अकादमी का प्रवेश द्वार खोलें। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, मैं आपको और जानकारी दूंगा। अर्जुन चौहान, तुम लोगों को गाली क्यों दे रहे हो? विक्रम लांबा ने नाराज होकर अर्जुन चौहान से पूछा। विक्रम लांबा की गर्लफ्रेंड हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे सोचकर मजा आ रहा था कि अर्जुन ने कब से विक्रम को गौतम दत्ता कहना शुरू कर दिया। शायद पूरे भारत में केवल अर्जुन चौहान ही ऐसा करने की हिम्मत रखता था। अरे नहीं, बस अपने आप से बातें कर रहा था। अब जा रहा हूं टट्टी करने।
अर्जुन को अपनी भाषा की अशिष्टता की कोई परवाह नहीं थी। वह बस जल्द से जल्द सुपर गॉड अकादमी में जाना चाहता था, ये देखने के लिए कि वह जगह वास्तव में कैसी है। चटक, अर्जुन चौहान बाथरूम में फिसल गया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। भाई, ये टॉयलेट तो काफ़ी लग्जरी है। गौतम दत्ता, सुपर गॉड अकादमी का प्रवेश द्वार खोलो, अर्जुन ने आदेश दिया। एक अजीब सी अनुभूति हुई। अर्जुन के सामने एक मृगतृष्णा जैसी छवि प्रकट हुई, जिसमें एक पतली झिल्ली दिखाई दी जो पानी की दीवार जैसी लग रही थी। उस झिल्ली में चमकदार और रंगीन रोशनियां फैली हुई थीं, जिनमें एक मरोड़दार दुनिया का प्रतिबिंब दिख रहा था, जैसे दूसरी दुनिया की एक झलक उस पार छुपी हो। अर्जुन खड़ा हुआ, झिल्ली के पास गया कि देखे उसके अंदर क्या है, लेकिन तभी एक जबरदस्त खिंचाव की ताकत ने उसे उस झिल्ली के पार खींच लिया। अचानक यशवर्धन की आकृति उस खाली बाथरूम में प्रकट हुई। उसका चेहरा घबराया हुआ था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन अचानक कहाँ चला गया। कुछ क्षण पहले तक अर्जुन की जीवन ऊर्जा और आभा बाथरूम में थी, और एक अभिरक्षक के रूप में यशवर्धन की जिम्मेदारी थी उसे सुरक्षित रखना, तो उसकी चिंता स्वाभाविक थी। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक समझदार मुस्कान फैल गई। लगता है श्री अर्जुन ने चौहान परिवार की सबसे कीमती विरासत को प्राप्त कर लिया है। एक हल्की हंसी के साथ यशवर्धन की आकृति फिर से बाथरूम से गायब हो गई। दुनिया घूमती सी महसूस हुई और अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया। जमीन पर गिरते हुए उसकी आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन जब उसका दृष्टि साफ हुआ तो वह दंग रह गया। उसके सामने अब वह बाथरूम नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें गुलाबी बादलों से भरे आकाश, भव्य महल, तकनीकी दुर्ग और हवा में तैरते द्वीप थे। दूर दूर तक बर्फीले मैदान, तूफानी समुद्र, जलते ज्वालामुखी और घने काले जंगल फैले थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। कुलपति महोदय, सुपर गॉड अकादमी में आपका स्वागत है। अर्जुन के कानों में गौतम दत्ता की आवाज़ गूंजी। गौतम दत्ता, यहाँ केवल मैं ही हूँ क्या? आश्चर्य की लहर के बाद अर्जुन धीरे धीरे होश में आया। अगर यह कोई स्कूल है तो यहाँ शिक्षक भी होने चाहिए। लेकिन चारों ओर देखने पर उसे कोई व्यक्ति नहीं दिखा, बस कुछ अज्ञात वनस्पतियाँ थीं। सभी शिक्षक पूर्व कुलपति द्वारा सील कर दिए गए हैं, लेकिन एक शिक्षक हैं जिन्हें पिछले कुलपति ने विशेष रूप से छोड़ा है ताकि वे आपको इस स्कूल की जानकारी दें। आइए मैं उनका परिचय कराता हूँ, गौतम दत्ता बोला। धड़ाम, जमीन अचानक कांपी और अर्जुन के सामने एक विशाल इमारत ऊपर उठी। इसका डिज़ाइन इतना स्टाइलिश और आकर्षक था कि जो कोई भी आयरन मैन फिल्म देख चुका हो उसे तुरंत पहचान ले। अरे, ये तो स्टॉक इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग है। अर्जुन की पुतलियां फैल गईं। हे भगवान, क्या मैं समय यात्रा कर रहा हूँ? ये तो इन्फिनिट टेरर की मेन गॉड स्पेस जैसी लग रही है। उसके मन में अनगिनत विचार दौड़ने लगे। उसकी नज़र दूर की इमारतों की ओर गई, जो वास्तव में चल रही थीं। एक और चौंकाने वाला विचार उसके मन में आया, ये दुनिया जैसे जीवित हो। जैसे उसके सवाल का उत्तर देने के लिए जूतों की आवाज़ गूंजी और स्टॉक बिल्डिंग के दरवाजे खुले। वहां से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आया। आयरन, टोनी स्टॉक। नहीं, कुलपति महोदय, मुझे यहाँ शिक्षक टोनी कहना पसंद होगा। टोनी स्टॉक ने अर्जुन को झुककर अभिवादन किया। मैं बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और अंततः आप स्कूल आ ही गए। तुम वाकई में आयरन मैन हो? टोनी का चेहरा देखकर अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे आपके संसार में मुझे पुकारा जाता है, हाँ वैसा ही समझ सकते हैं, टोनी ने हाथ फैलाकर कहा। बकवास मत करो, आयरन मैन तो बस फिल्मों और कॉमिक्स का किरदार है। वो कैसे? फुस। कुछ लाल रंग के कवच के टुकड़े सुनहरी ज्वालाओं के साथ आकाश से गिरे और टोनी के पास बिल्कुल सटीकता से आकर उसके शरीर से जुड़ गए। अबे, मैं तो भूत देख रहा हूँ। अभी कुछ मिनट पहले ही अर्जुन कुछ बेकार वस्तुओं के लिए नीलामी में मूर्खों से लड़ रहा था, और अब उसके सामने आयरन मैन खड़ा है। दुनिया में इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है क्या? कुलपति महोदय, क्या आप पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी पर विश्वास करते हैं? अगर तुम अभी पूछो कि मैं अल्ट्रामैन पर विश्वास करता हूं या नहीं, तो मैं हाँ कर दूंगा। अर्जुन ने खाली दिमाग से सिर हिलाया। असल में वो सब वाकई में मौजूद हैं, टोनी ने मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया। कुलपति महोदय, इस ब्रह्मांड में कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। जो आपके संसार में सिर्फ फिल्में, एनिमेशन या उपन्यास हैं, वो वास्तव में इन समानांतर ब्रह्मांडों की झलकियां हैं। बस आपका संसार उनसे जुड़ नहीं पाया है। तो तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने पूछा। मुझे पकड़कर यहाँ लाया गया। टोनी के चेहरे पर उदासी की लकीर उभरी। मेरे अपने संसार से जबरन यहाँ भेज दिया गया। पकड़ा गया? अर्जुन चौंका। आखिर ये जगह है क्या? उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे बस इतना ही पता है कि ये जगह सुपर गॉड अकादमी है, बाकी कुछ भी नहीं। इस सुपर गॉड अकादमी को आप मल्टीवर्स की एक उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित विशेष स्थान मान सकते हैं। इस जगह पर हर समानांतर ब्रह्मांड से विशेष लोगों को पकड़कर लाया जाता है। फिर से कोई उन्नत सभ्यता? अर्जुन को अब तक विरासत में मिले धन दौलत की आदत पड़ गई थी, लेकिन ये सब कुछ उससे कहीं ज्यादा अविश्वसनीय था।
मानव, जिसने अभी तक एलियन तक नहीं देखे, उसके लिए मल्टीवर्स या सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन तो बिल्कुल परे की बात है। चलो मान लेते हैं कि वे वास्तव में मौजूद हैं, अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाया, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी सभ्यता को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। हमारे ज्ञान और ताकत से वे अपनी अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, टोनी ने उत्तर दिया। मतलब, इस सुपर गॉड अकादमी में तुम्हारे अलावा और लोग भी हैं? सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले ही बताया था, स्कूल में कई शिक्षक हैं जिन्हें पिछले कुलपति ने सील कर दिया है। जैसे जैसे आप उनकी शर्तें पूरी करेंगे, उन्हें अनसील किया जाएगा। मैं बस एक अपवाद हूँ, टोनी ने समझाया। फिर टोनी ने एक लंबी सांस ली। भले ही हम नाम के शिक्षक हैं, पर वास्तव में हम इस स्कूल के बंदी हैं। यहाँ हमारी आयु अनंत है, लेकिन हम कुलपति की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। कुलपति हमारे जीवन और मृत्यु दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन मेरे पूर्वज सुपर गॉड अकादमी के कुलपति कैसे बने? अर्जुन ने सोचा, अगर वाकई ये सब कुछ था, तो पृथ्वी जैसी निम्न स्तरीय सभ्यता से इसका क्या लेना देना? मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम, टोनी ने मुस्कुराकर कहा, और मैं नहीं जानता कि उस मूल सभ्यता को क्या आपदा घेर गई थी, लेकिन इस अकादमी की चाबी 5000 साल पहले पृथ्वी पर गिर गई थी, जहां आपके पूर्वजों में से एक ने उसे प्राप्त किया। तभी से अकादमी और कुलपति का पद आपके वंश में स्थानांतरित होता आ रहा है। ये तो हद हो गई, अर्जुन ने जोर से कहा। अगर यह अकादमी हमारे परिवार के पीछे रही है, तो हमारी हजारों साल की विरासत और संपत्ति तो बस उसका बाहरी रूप है।